नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल पृथ्वी 2 was successfully tested from which state? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में 23 सितंबर को इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। मिसाइल के प्रक्षेप वक्र को डीआरडीओ के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा ट्रैक किया गया था। यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। इस प्रोग्राम का नेतृत्व किया गया था दिवंगत राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम द्वारा और यह डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल थी। किस देश के शासक शेख सबाह अल अहमद का निधन हाल ही में हो गया? शेख सबाह अल अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए रूलर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के। 29 सितंबर को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 29 जनवरी 2006 को कुवैत के शासक, जिन्हें अमीर भी कहा जाता है, का पद संभाला था। कुवैत देखिए कहाँ पर है, ये है पर्शियन गल्फ और इसी के उत्तर और पश्चिम कोने में कुवैत देश है। इसकी सीमा देखिए लग रही है दो देश से, उत्तर और पश्चिम में इराक, दक्षिणी पश्चिमी कोने में है सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ से सटा हुआ है। कैपिटल इसका कुवैत सिटी ही है जो कि पर्शियन गल्फ के किनारे है और करेंसी है यहाँ की कुवैती दिनार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पी.डी. वाघेला। 1986 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत सचिव के पद पर कार्यरत हैं और ये वर्तमान चेयरमैन राम सेवक शर्मा का स्थान लेंगे। रोग स्क्रब टाइफस किसके कारण होता है? डिजीज स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण होता है और बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटिगा सुत्सुगामसी। यह बीमारी अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इस बीमारी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स के अतिरिक्त कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। न्यूज में क्यों है? इस बीमारी के प्रकोप से म्यांमार की सीमा में लगे नागालैंड के नोकलक जिले में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 600 से अधिक लोग संक्रमित हो गए। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में उदयपुर जिले में। दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में यह छोटा अभयारण्य जो लगभग 5.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बड़ी संख्या में शाकाहारी जीव जंतुओं का निवास स्थल है। यहाँ एक कृत्रिम झील है जिसे जियान सागर के नाम से जाना जाता है। इसे टाइगर लेक भी कहते हैं। इसे वर्ष 1987 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? इस अभयारण्य में आक्रामक लैंटेना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान ने घास के मैदानों की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन एवं जैव विविधता को बचाने में मदद की है। देखिए यही घास है, इसे हटाया जा रहा है। टाइम मैगजीन द्वारा 2020 के लिए जारी की गई विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? Who is not included in the list of 100 influential people of the world released by Time Magazine for 2020? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन इसमें नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, रविंद्र गुप्ता, बिल्किस बानो, आयुष्मान खुराना और चौथे व्यक्ति हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। ये चारों भारतीय के बारे में। रविंद्र गुप्ता ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं।
इन्होंने अपनी स्टडी से अमेरिका और लंदन के 2 HIV मरीजों को ठीक किया है। इसके लिए इनका नाम चयनित किया गया है। बिल्किस बानो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा आंदोलन चला था, उसमें ये पोस्टर वुमन बनकर उभरी थी। आयुष्मान खुराना को जान ही रहे हैं, ये बॉलीवुड एक्टर हैं जिसे फिल्म अंधाधुन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इन 4 लोगों के अलावा भारतीय मूल के 2 और लोग हैं इस लिस्ट में शामिल। एक है गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई और दूसरे हैं कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, जो बाइडेन की सहयोगी और भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। गायक अभिनेता SP बालासुब्रमण्यम, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का जन्म किस राज्य में हुआ था? सिंगर एक्टर SP बालासुब्रमण्यम who passed away recently was born in which state? The right answer is option number D. आंध्र प्रदेश नेल्लोर के पास इनका जन्म हुआ था। 74 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। इन्होंने 40,000 से भी अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में गाने गाते थे। इसके साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। किस विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन कोविड-19 के कारण हाल ही में हो गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश अंगड़ी ऑफ विच डिपार्टमेंट पास्ट अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये रेल राज्य मंत्री थे। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और यहीं से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे और उन्हें खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया गया था। वनस्पति वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस द्वीप पर 13,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है? ऑन विच आइलैंड हैज़ एन इंटरनेशनल टीम ऑफ बोटनिस्ट्स डॉक्यूमेंटेड मोर देन 13,000 प्लांट स्पेसीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू गिनी। यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय द्वीप है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार न्यू गिनी द्वीप दुनिया में किसी भी द्वीप की सबसे बड़ी वनस्पति विविधता यानी डाइवर्सिटी विद्यमान है, जहां मेडागास्कर से भी 19% अधिक प्लांट स्पेसीज पाए जाते हैं। भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? India's first medical devices park is announced to be constructed at, the right answer is option number D, थोनक्कल। केरल के तिरुवनंतपुर जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की यह संयुक्त पहल है। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का अध्यक्ष और संस्थान के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड the president of the Pune based Film Television Institute of India FTII society and the chairman of the governing council of the institute? The right answer is option number C, शेखर कपूर। इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। 74 वर्षीय निर्माता शेखर कपूर का कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। कपूर को मुख्य तौर पर एलिजाबेथ, बैंडिट क्वीन और द 4 फेदर्स जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। और ये किनका स्थान लेंगे? यह स्थान लेंगे BP सिंह का। किस देश के पूर्व बल्लेबाज एवं क्रिकेट कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हाल ही में हो गया? विच कंट्रीज फॉर्मर बैट्समैन एंड क्रिकेट कमेंटेटर डीन जोन्स पास्ट अवे रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। 24 सितंबर को कार्डियक अरेस्ट के कारण 59 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन दिनों डीन जोन्स स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और मुंबई के 5 सितारा होटल बायो सिक्योर बबल में थे। IPL के दौरान जोन्स मुंबई में रहकर कमेंट्री कर रहे थे और होटल में ही रात को इनका कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। मशीनीकरण विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्था द्वारा कृतज्ञ हैकाथन का आयोजन किया गया? टू प्रमोट पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर एनहांसिंग मैकेनाइजेशन with special emphasis on woman-friendly equipment, कृतज्ञ हैकाथन was organized by which organization?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICMR। कृतज्ञ का फुल फॉर्म है कृषि तकनीक ज्ञान। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत 23 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। कुल लागत 1100 करोड़ रुपये है और विश्व बैंक इस परियोजना को वित्त पोषण सहायता प्रदान कर रहा है। गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड किस राज्य ने जीता है? विच स्टेट हैज़ वन यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। इस पुरस्कार ने गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में 2019 के दौरान राज्य की उपलब्धियों को सम्मानित किया। राज्य कोविड-19 की मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सक्षम था क्योंकि इन्होंने गैर संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित किया था। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केरल दुनिया भर में 7 स्वास्थ्य मंत्रालयों में से एक रहा। सितंबर 2020 के चौथे सप्ताह में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार उधार यानी OMBs के माध्यम से अतिरिक्त 9,913 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी है? हाउ मेनी स्टेट्स वर अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज एडिशनल 9,913 crore rupees through open market borrowings OMBs in the 4th week of September 2020? The right answer is option number A, 5 राज्य। कर्नाटक सबसे अधिक 4509 करोड़ रुपये, तेलंगाना 2508 करोड़ रुपये, फिर आंध्र प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट को देखते हुए मई में राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 2% तक अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी थी। कर्ज की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई। इसके तहत सभी राज्य कुल मिलाकर 4,27,302 करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं। कुल 2% में से केवल 0.5% बिना किसी शर्त के। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। यह दिवस 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के नियमों के तहत अंगीकृत किया गया था, जिसे 1980 से प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष को ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में नामित किया गया है। भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO इज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये लद्दाख में है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है यह? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो कि इस वेधशाला में उपस्थित है के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। कर्नाटक में स्थित कोलार गोल्ड माइंस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। कोलार स्वर्ण खदान है, बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इन खानों में पायरोक्लास्टिक और पीलो लावा को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया था। सोने की कीमतों में गिरावट के कारण इसे 2001 में बंद कर दिया गया था। न्यूज में क्यों है? MECL यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फिर से इन खदानों में अन्वेषण का कार्य शुरू किया है। ध्यान में रहे कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के कितने प्रतिशत तक उपयोग करने की मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्टेट्स टू यूज अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 50% तक। राज्य इस रकम से क्वारंटीन सुविधा, टेस्ट लैब, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र आदि स्थापित कर पाएंगे।
इसके साथ ही इस रकम का इस्तेमाल वेंटिलेटर और पीपीई किट खरीदने के लिए भी किया जा सकेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद लिया गया। पहले राज्य 35% तक ही खर्च कर सकते थे, अब जिसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। किस शहर में स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया। यानी ये तो सीपेट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक के जगह पर इसका नाम बदल करके हो जाएगा पेट्रोकेमिकल्स। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट established in which city has been renamed as Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology. The right answer is option number A. यह संस्थान है चेन्नई में। इसकी स्थापना 1968 में भारत सरकार ने UNDP की सहायता से की थी। न्यूज में क्यों है? एक तो नाम बदला गया है, दूसरे रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए भी मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। और किन किन राज्यों में यह होगा? मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है? Which state has announced the launch of मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना on the lines of Prime Minister किसान सम्मान निधि? The right answer is option number D. मध्य प्रदेश। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत के मौजूदा लाभार्थी जिन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत 2 किस्तों में 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर किसानों को 10,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसान लाभान्वित होंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, उस PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा समय बचा के देगा। पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा की गई है? टू स्टडी न्यूट्रिनोज प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज अनाउंस्ड टू बी बिल्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में थेनी जिले के बॉडी वेस्ट हिल्स में। इस भूमिगत प्रयोगशाला में एक बड़ी गुफा है। इस गुफाओं तक पहुंचने के लिए 2100 मीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी सुरंग होगी। तस्वीर देखिए। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विकास खन्ना। यही है, ये मशहूर शेफ हैं भारत के। इन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फील इंडिया के बारे में लिखा है। फील इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। इन्होंने इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी जीता है। फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO द्वारा किस राज्य में किया गया? इंडिजियसली डेवलप्ड laser guided anti tank missile ATGM in the firing range was successfully tested by DRDO in which state? The right answer is option number B, महाराष्ट्र में। इस हथियार की रेंज 4 किलोमीटर तक है। इसे आर्मरेड कोर सेंट्रल एंड स्कूल में KK रेंज में एक MTV अर्जुन टैंक से दागा गया। यह पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। बख्तरबंद वाहनों को हराने के लिए मिसाइल में एक टेंडेम वारहेड है। यह मिसाइल की दूसरी सफल परीक्षण फायरिंग थी, जिसकी सीमा 10 किलोमीटर तक की थी। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह।
यही है, तस्वीर में देखिए। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली शिवांगी इस समय MiG-21 की फाइटर पायलट है और वह अभी वर्तमान में राजस्थान में है। 10 सितंबर को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल की गई थी। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बने हैं। शिवांगी नाम की एक और महिला है जो कि बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो शिवांगी है बिहार वाली, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी, जबकि ये उत्तर प्रदेश की शिवांगी सिंह ये राफेल उड़ाएंगे। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने करोड़ रुपए के टैक्स विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन केस जीत लिया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन हैज वन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन by defeating the government of India for how many crore rupees tax dispute case in the International Court of Justice in The Hague. The right answer is option number B, 20,000 करोड़ रुपए का ये केस था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारतीय टैक्स अथॉरिटीज की ओर से की गई 20,000 करोड़ रुपए के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग को गलत करार दिया है। 2012 में भारत सरकार ने एक कानून को मंजूरी दी थी जिसके तहत वह 2007 में वोडाफोन की ओर से HSR के अधिग्रहण की डील पर टैक्स वसूल कर सकती थी। इसको लेकर सरकार ने कंपनी को 12,000 करोड़ रुपए का बकाया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पूर्व प्रभावी कर और 7,900 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाने का नोटिस दिया था, यानी कुल मिला के 19,900 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए के लगभग हुआ। पहली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DPP किस वर्ष में लागू की गई थी? फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह 2002 में की गई थी। तब से घरेलू उद्योगों को गति प्रदान करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसे कई बार संशोधित किया गया है। न्यूज में क्यों है अभी? 28 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 जारी की। यह उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत कुल 6 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, पिक्चर में देखिए, और 2016 में कई जगह पर मिनिमम 40% था जिसे बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है। इसमें 3 कैटेगरी नई जोड़ी गई है 2020 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टुंजा इको जनरेशन द्वारा क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the regional ambassador by the United Nations Environment Program UNEP टुंजा इको जनरेशन? The right answer is option number D, खुशी चिंदालिया। इन्हें पर्यावरण और संरक्षण में इनके योगदान के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया गया है। खुशी ने अपना अधिकांश जीवन पर्यावरण पर काम करते हुए बिताया है। खुशी फरवरी 2021 तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर TEG के साथ कार्य करेंगी। कोविड-19 के चलते निधन परिवार के 2 सदस्यों को अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने जाने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? मोक्ष कलश योजना इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू मूव 2 members of the family to Haridwar with the ashes who have died due to COVID-19? The right answer is option number A, राजस्थान। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा करने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है। इसका लाभ आयकर दाता और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी ले सकेंगे। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। रूथ बेदर गिन्सबर्ग के निधन से खाली हुए पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया? Who was nominated for a lifetime seat on the Supreme Court by US President Donald Trump for the post vacated by the death of Ruth Bader Ginsburg? The right answer is option number C, एमी कोनी बैरेट। यही है एमी और ये है रूथ बेदर गिन्सबर्ग जिनका निधन हो गया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के लिए नामांकन काफ़ी लाभकारी होता है क्योंकि यहाँ जजों की नियुक्ति लाइफ टाइम के लिए होती है, ये ध्यान में रखिएगा। और अन्य कोर्टों से अलग यहाँ के जजों का कोई रिटायरमेंट उम्र भी नहीं होता है। एमी के सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त होने से अमेरिका में गर्भपात कानून में बदलाव की मांग वाले आंदोलन पर
फर्क पड़ सकता है। 7 बच्चों की मां एमी वर्तमान में 7वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में जज है। तो आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ की। दोस्तों वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में, पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।